विद्यार्थी जी लोग, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी ठीक ठाक रहें और अपना पढ़ाई ढंग से करें, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहे, यही कामना है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफरेक्शन ऑफ लाइट। रिफरेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन बताए थे और आज प्रकाश का अपवर्तन बता रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में कहा जाता है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर की ओर विचलित हो जाता है। इसी ऑप्टिकल फेनोमेनन को, इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को पहले समझने का प्रयास कीजिए। आपके साथ भी ये घटना घटती है। और कैसे कि मान लीजिए कि आप अपना बाइक लेके रोड पर जा रहे हो, फर्राटे के साथ स्पीड 50-60 लेते हुए जा रहे हो। आपको अचानक दिखता है कि रोड पर बालू है, 1 फीट मोटा बालू बिछा हुआ है। आप जो है अपने बाइक के स्पीड को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उसी स्पीड में, जिस स्पीड से जा रहे थे, यदि उसी स्पीड में आप उस बालू वाले रास्ते को पार करते हैं तो आप देखेंगे कि एकाएक बालू में घुसते ही आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है और आपका हैंडल राइट या लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, भागता है, जिसको हाथ टाइट करके आप कंट्रोल करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक फ्री रास्ते पर, साफ सुथरे रास्ते पर आप जा रहे थे और रास्ते में अचानक कोई दूसरा मीडियम मिल गया, यानी सड़क पर बालू मिल गया, तो आपके बाइक का स्पीड बिना आपके बदले बदल गया और थोड़ा दाहिने या बाएं की तरफ बाइक घूम गया। फिर जब अभी भी आप अपने स्पीड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जब बालू से बाहर निकलता है गाड़ी तो आपको लगता है कि एक बैग कुछ पकड़े हुआ था, छोड़ दिया, स्पीड बढ़ जाता है और फिर से हैंडल भागता है। और गौर करें, घुसते समय अगर दाहिने भागा था तो निकलते समय बाएं भागता है, घुसते समय अगर राइट में भागा था हैंडल तो निकलते समय लेफ्ट में भागा है। इस तरह से ये साबित होता है कि जब भी किसी भी चीज़ के स्पीड को एकाएक डिस्टर्ब किया जाता है तो उसमें विचलन होता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अचानक प्रकाश की गति घट जाती है और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसके विपरीत जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में प्रवेश करता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अचानक प्रकाश का स्पीड बढ़ जाता है और इसके वजह से प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी ऑप्टिकल फेनोमेनन को, इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको एक अपवर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। इधर आपको रेयरर मीडियम है, अर्थात मान लेते हैं एयर है। इधर डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं कि वाटर है। इस फिगर को दो जगह बना दिया, एक ये भी बना दिया कि ये भी आपको जेड जेड डैश है और इधर डेंसर मीडियम है अर्थात वाटर है, इधर रेयरर मीडियम है अर्थात एयर है। इस सरफेस का नाम हमने वन रख दिया दोनों में, तो इस वन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक पृष्ठ। और क्या है कि इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को दो मान लेते हैं, दोनों पर एक साथ ले रहे हैं, तो इस दो नंबर को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु। और ये आपको नॉर्मल खींच दिया, आपतन बिंदु से होकर एन एन डैश नाम रख दिया, इसको 3 मान लिया, यानी इसका नाम 3 रख दिया, 3 रख दिया। तो इस 3 को कहते हैं नॉर्मल थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब। ये एक किरण आ रहा है आपतन बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ये किरण आ रहा है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। इसका नाम नंबर 4 रख दिया और कह रहे हैं कि नंबर 4 को इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और क्या है कि ये यहाँ पर आया, एयर से वाटर में आया, एयर में प्रकाश का वेग अधिक और वाटर में कम होता है, एकाएक यहाँ पर प्रकाश का गति घटता है और घटता है तो ये जाना चाहिए था इधर सीधे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये विचलित हो जाएगा अभिलंब की ओर। इसको नंबर 5 मान लेते हैं। तो इस नंबर 5 को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण।
और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को आई द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका नाम नंबर 6 रख देते हैं। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन का कोण। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको R द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको नंबर 7 नाम रख देते हैं। तो इस नंबर 7 को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कोण। तो ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल थरो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अर्थात हिंदी में अपवर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। यही बात इसमें भी होता है कि ये आपको नंबर 4 हो गया आपतित किरण, और ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर के अभिलंब से दूर चला गया। इसी को नंबर 5 कहा है हमने। और इसको अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन का कोण हो जाएगा। तो ये आपको हो गया अपवर्तन का परिभाषा। अब क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो इसके 2 नियम हैं। फर्स्ट लॉ तो वही है जो आपको परावर्तन में था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है सेकेंड लॉ, और मोनोक्रोमेटिक लाइट, the ratio of sin I and sin R is equal to a constant, and it is also called Snell's law। एक वर्णी प्रकाश के लिए साइन I और साइन R का अनुपात, यानी आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक बात बताना होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और हिंदी उठाइए तो एक वर्णी प्रकाश, यानी एक वर्णी, वर्ण मानी रंग, एक वर्णी प्रकाश, एक रंग का प्रकाश। तो इसमें क्या है कि जैसा कि आप लोग मैट्रिक में भी देखा होगा कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है, जिसमें सबसे नीचे वायलेट
फिर ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमशः इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर पाए जाते हैं। एक रंग के प्रकाश में जितना भी किरण उपस्थित रहता है सबका वेवलेंथ बराबर होता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा वेवलेंथ है रेड कलर का, तो रेड कलर में जितना भी किरण उपस्थित होंगे उन सभी किरणों का वेवलेंथ बराबर होगा, और इसी को एक वर्णी प्रकाश बोलेंगे। वायलेट कलर उठावें तो इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, और इसमें जितने भी किरण पाए जाते हैं सबका वेवलेंथ बराबर होता है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि वह प्रकाश जिसमें उपस्थित सभी किरणों का वेवलेंथ आपस में बराबर होते हैं उन्हें ही मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है, एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है। अर्थात विशेष रंग के प्रकाश को, एक रंग के प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है। अर्थात लाल रंग का प्रकाश दे दें तो एक वर्णी है, ऑरेंज रंग का प्रकाश दे दें तो वो एक वर्णी है, लेकिन दोनों को मिक्स कर दें तो एक वर्णी नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि जो प्रकाश केवल एक ही रंग का हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो वायलेट हो, चाहे वो इंडिगो हो, तो ये सब एक वर्णी प्रकाश कहलाते हैं। तो अपवर्तन का नियम ये वाइट लाइट के लिए नहीं बल्कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ये सेकंड लॉ है। और क्या है ये? तो ये है कि इसका साइन यानी साइन आई बटा इसका साइन यानी साइन आर बराबर कांस्टेंट। और ये क्या हम लोग लिखते हैं कि मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, हवा का μ1 है, पानी का μ2 है, हवा का ये पानी का μ2 है, ये μ1 यहाँ पर μ1 और यहाँ पर μ2 मान लिया उल्टा। तो क्या होगा कि साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, और चाहें तो लिख सकते हैं μ1 बटा μ2। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जिस माध्यम में आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, उसका अपवर्तनांक ऊपर होगा, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है उसका अपवर्तनांक नीचे होगा। यानी इसको μ2 बटा μ1 नहीं लिख सकते, बल्कि आपतित किरण है आपको μ1 वाला में तो μ1 ऊपर होगा, और अपवर्तित किरण μ2 वाला में है तो μ2 नीचे होगा। इसी तरह से इस पर भी देखिए कि आपतित किरण μ1 वाला में है और अपवर्तित किरण μ2 वाला में है तो μ1 बटा μ2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ऐसे हम बोल रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि वैक्यूम में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक अथवा अपवर्तनांक कहलाता है। तो क्या मतलब कि अगर वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश का वेग c ले लें
और किसी माध्यम में, हवा में, पानी में, कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक भी ले लें तो हम ये कह रहे हैं कि C/V बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी ये M से मीडियम, इस मीडियम का अपवर्तनांक हो जाएगा। जैसे कि ये तो आप जानते हैं, ये आप जानते हैं कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और हवा में प्रकाश का वेग 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भाग लगा दें तो हवा का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा। आपको याद रखना चाहिए, देखिए कि ये थोड़ा सा कम है तो ये थोड़ा सा, एक से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग इसको एक ही मानते हैं, परंतु 1.00 समथिंग ही आएगा। इसी प्रकार से अगर इसको मिटा दें और मिटा के हमको क्या है कि पानी में अपवर्तनांक प्राप्त, पानी का अपवर्तनांक प्राप्त करना है तो पानी में वेग होता है 2.25 × 10⁸ अब ये भाग लगा देंगे तो पानी का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा और इसका मान लगभग 4/3 या 1.33 आएगा। इसी प्रकार से अगर कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो कांच में प्रकाश के वेग 2 × 10⁸ होता है। अब भाग लगा दीजिए तो ये 1.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग, और ज़्यादातर तो 3 ही का काम पड़ता है, एयर, वाटर और गिलास का, और तीनों का वेलोसिटी आपको लगभग याद है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। भाग लगा दीजिए तो हवा में प्रकाश का हवा का अपवर्तनांक निकल जाएगा, और अगर पानी में निकालना है तो 2.25 × 10⁸ से भाग कर दीजिए, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा। और कांच का वेलोसिटी 2 × 10⁸ होता है, इससे भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेथड याद रहे तो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्षिक अपवर्तनांक, यानी दो माध्यमों का तुलनात्मक अपवर्तनांक। जैसे कि आपको एक माध्यम पानी और एक माध्यम कांच दे दिया तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये कितना होगा, तो क्या है कि दो माध्यमों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अनुपात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मीडियम आपने 1 ले लिया है, एक मीडियम लिया है आपने, उसका नाम है मीडियम 1। अब वो हवा पानी नहीं ले रहे हैं, और दूसरा मीडियम ले रहे हैं, इस मीडियम का नाम है 2।
तो आपको अपवर्तनांक निकालना है, यानी अपवर्तनांक निकालना है। अगर लिखे 1μ2 तो इसका मतलब हो गया माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर आप लिखते हैं 2μ1 तो हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब इसको दूसरे ढंग से बताएं, अपने भाषा में बताएं। म्यू के दाहिने लिखा गया है और बाएं लिखा गया है, तो दाहिने वाला का अपवर्तनांक हो जाएगा बावें के सापेक्ष, दाहिने वाला अपवर्तनांक हो जाएगा बावें के सापेक्ष। ये दाहिने वाला को आप बटा में ऊपर लिखेंगे और बावें वाला को नीचे लिखेंगे। अब ये तो हो गया। इसके बाद हम मान रहे हैं कि वो क्या है कि वैक्यूम का वेलोसिटी है, वैक्यूम में प्रकाश का वेलोसिटी है c, और मीडियम 1 में प्रकाश का वेलोसिटी है v1, मीडियम 2 में प्रकाश का वेलोसिटी है v2। तो ये वेलोसिटी, ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो μ1 कितना के बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूला से? तो c/v1 हो जाएगा, और μ2 कितना के बराबर हो जाएगा? तो c/v2 हो जाएगा। ये μ2 बराबर हो जाएगा c/v2। और क्या है, अब निकालना है 1μ2। तो 1μ2 बराबर क्या कह रहे हैं, क्या बोला यहाँ पर कि दाहिने वाला ऊपर रहेगा, बावें वाला नीचे रहेगा, अर्थात μ2/μ1। एंड ये अगर लिख दें 2μ1 तो बराबर हो जाएगा μ1/μ2। इसलिए 1μ2 बराबर 1μ2 नहीं, रिलेटिव निकालना। अच्छा चलिए 1μ2 बराबर हो गया μ2 के बदला में c/v2 इंटू μ1 के बदला में v1/c एंड 2μ1 बराबर हो जाएगा आपको μ1/μ2 बराबर हो गया आपको μ1 के बदला में c/v1 इंटू v2/c उलट गया। तो क्या है कि दोनों में आप देखें कि c से c तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1μ2 बराबर हो गया v1/v2 और हो गया 2μ1 बराबर हो गया v2/v1। और अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम 1 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुना कीजिएगा तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसलिए 1μ2 गुना 2μ1 बराबर हो गया v1/v2 इंटू v2/v1, और ये कट गया तो इसलिए आपको आ गया 1μ2 इंटू 2μ1 बराबर 1। तो दो मीडियम के
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 1 के बराबर होता है। एक आसान सा क्वेश्चन और आता है, वो भी बता रहे हैं, और वो क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट मीडियम्स विभिन्न माध्यमों से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो हम मानते हैं कि एक माध्यम ये है, ये माध्यम मान लेते हैं कि एयर है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लेते हैं कि v1 है। एक मीडियम ये है, ये मीडियम मान लेते हैं वाटर है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। और मान लेते हैं कि एक मीडियम ये है, ये ग्लास है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v3 है। ये एयर है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में v1 था तो v1 है। और क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट B ले लिया, और यहाँ से ये नॉर्मल गुजर रहा है। हमने माना कि ये नॉर्मल m डैश गुजर रहा है, और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे को AB मान लेते हैं, AB इंसिडेंट रे है। ये आपतन का कोण है, यानी I है। अब क्या हो गया, तो ये किरण हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, एयर से वाटर में प्रवेश कर रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। अपवर्तन होगा, विचलन होगा, तो विचलन तो अभिलंब की ओर होगा। तो ये दिखा दिया कि विचलन हो गया अभिलंब की ओर, और ये अपवर्तन का कोण हो गया, और ये पॉइंट C हो गया, ऐसा मान लिया। और यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल m डैश मान लेते हैं। और क्या है, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, यानी पॉइंट C के लिए आपतन कोण R हो जाएगा। अब ये वाटर से गिलास में जा रहा है, तो ये तो इस अवस्था में इस पॉइंट के लिए ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। फिर ये अभिलंब की ओर हटेगा, और अभिलंब की ओर हटेगा तो ये एंगल अपवर्तन का कोण हो जाएगा। इस कोण को R डैश मान लेते हैं, और ये अपवर्तित किरण हो गया, इस पॉइंट को D मान लिया। और क्या है कि यहाँ पर भी ये अभिलंब गुजार दिया, ये अभिलंब को Z डैश मान लिया। अब क्या है कि ये किरण गिलास से एयर में निकल जाएगा, डेंसर से रेयर में निकल जाएगा, सघन से विरल में निकल जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा, और ऐसे E पर चला गया। तो ये हो गया आपको, वो क्या कहते हैं कि अपवर्तन का कोण। इस अपवर्तन के कोण को I डैश मान लिया। वास्तव में इस अपवर्तन के कोण को अपवर्तन का कोण नहीं कहते हैं,
एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और इस किरण को इमर्जेंट रे बोलते हैं। निर्गत कोण और निर्गत किरण बोलते हैं। अब इस पर हम लोग बात करें पहले इस पर और इस पर, यानी पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर बात करें तो दो तरह से बात कर सकते हैं। तो पहले एक ही तरफ से बात करते हैं कि क्या हो गया, ओ ए म्यू डब्ल्यू, अरे एयर में आपतित किरण है और वाटर में अपवर्तित किरण है। तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी ए बटा वी डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू यहाँ पर देखिए 1 म्यू 2 बराबर V1 बटा V2। तो वही कर दिया कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर V1 बटा V2। 1 2 लिए हैं तो 1 आया, बढ़िया होगा। अगर वही ले लें तो ये एयर है तो इसमें VA, ये वाटर है तो इसमें VW, ये गिलास है तो इसमें VG, ये वो एयर है तो VA। तो वो बात सही हो गया, अब सही हो गया VA बटा VW। एंड एक तरह से और निकाल सकते हैं कि ए म्यू डब्ल्यू, इस पर निकाल दें कि दूसरे ढंग से निकाल दें। ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अरे हाई नियम अगर लगा देते हैं तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू1 बटा म्यू2। तो इसको तो एयर लिया हुआ है उसमें, इसमें वाटर लिया हुआ है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर वो क्या कहते हैं कि म्यू1 बटा म्यू2, और म्यू1 बटा म्यू2 के बदला में कर देते हैं V1 बटा V2, और V1 बटा V2 का साइन आई बटा साइन आर बराबर ए म्यू डब्ल्यू। और क्या हो गया कि आपको अब इस पॉइंट के लिए आते हैं तो W म्यू ए बराबर हो जाएगा आपको VW बटा VA। ये हो गया एक नंबर पर। इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो VW बटा VA नहीं जी, VG गिलास है। एंड फिर यहाँ पर आ जाते हैं W, ये गलत ना लिख रहे हैं तब ना किया रहे हैं, W वाटर से, ये पॉइंट लिया तो वाटर से गिलास में जा रहा है। तो W म्यू जी बराबर VW बटा VG। एंड इसमें आए W म्यू जी बराबर साइन आई, आई के बदला में साइन आर बटा साइन आर, आर के बदला में साइन आर डैश। अब ये पॉइंट डी ले लेते हैं तो गिलास और एयर है। तो म्यू जी म्यू ए बराबर हो जाएगा, ये जी है तो VG बटा VA। एंड जी म्यू ए बराबर साइन, यहाँ पर एक बार छूट गया, ये एंगल R है तो R डैश है तो ये एंगल भी R डैश हो जाएगा। तो साइन R डैश बटा साइन आई डैश। अब इन सभी को गुना करते हैं और इन सभी को गुना करते हैं तो क्या है, इसलिए ए म्यू डब्ल्यू गुना W म्यू जी गुना G म्यू ए
बराबर वी ए बटा वी डब्ल्यू गुना वी डब्ल्यू बटा वी जी गुना वी जी बटा वी ए एंड इसको गुना करें तो ए म्यू डब्ल्यू गुना डब्ल्यू म्यू जी गुना जी म्यू ए बराबर साइन आई बटा साइन आर गुना साइन आर बटा साइन आर डैश गुना साइन आर डैश बटा साइन आई डैश। इसमें आते हैं तो VG से VG कट जाएगा, VA से VA कट जाएगा, VW से VW कट जाएगा। और इसमें आते हैं तो साइन आर डैश से साइन आर डैश कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा। इसलिए इस लाइन से क्या हो गया कि ए म्यू डब्ल्यू गुना डब्ल्यू म्यू जी गुना जी म्यू ए बराबर 1। एक ये आ गया कि डिफरेंट मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। और दूसरा से आ गया कि ये पूरा अगर उठाइएगा तो पूरा उठाइए लीजिए अभी ए म्यू डब्ल्यू गुना डब्ल्यू म्यू जी गुना जी म्यू ए बराबर साइन आई बटा साइन आई डैश। इसलिए आई पूरा के बदला में तो आई ऊपर वाला से 1 रख देंगे तो 1 बराबर हो गया साइन आई बटा साइन आई डैश इम्प्लाई दैट साइन आई बराबर साइन आई डैश, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साइन से साइन हट गया तो आई बराबर हो गया आई डैश। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट सदा आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, रहने दिया जाए इतना ही। थैंक यू।